हेलो फ्रेंड्स, आइडियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं। ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रखने के पश्चात यदि उसे घुमाया जाए तो घुमाने पर उस पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा जिससे वह घूमकर एक दूसरी पोजीशन प्राप्त कर ले। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में दोबारा आपको ध्यान मग्न होकर अपने टेंशन्स को बाहर रखकर दोबारा करने का प्रयास करना है। मैं आपको इसको दो पार्ट्स में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो आपको बताना है बताने में आपकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिससे आपको डिफिकल्टी ना आए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट के रूप में आपसे देखेंगे। तो पार्ट 1 हम अभी शुरू करेंगे, जिसमें हम इसके एक हिस्से को, अब बाकी दूसरे पार्ट में हम इसके दूसरे हिस्से को जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज। तो आज के टॉपिक में जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, उस पॉइंट में पहुंचने के लिए पहले मैं इसे यहां पर सेट करता हूं और आपके लिए इस तरह से व्यवस्थित करता हूं जिससे आपको ये सही ढंग से दिखाई दे पूरा जो मटेरियल हमने बनाया है यहां पर। अब देखिए, ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक में लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, ये इसका हेडिंग है। ये आपके 12th के कोर्स में भी उपलब्ध है। यूनिट फर्स्ट ये है। इस टॉपिक को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा ढंग से। इस टॉपिक में पहले हमने जैसे यहां पर नाम लिखा हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वो चाहिए, और उसके लिए हमको ये चाहिए वैद्युत द्विध्रुव जिसको रखे हम उसमें कार्य का मान निकालने का प्रयास कर सकें। ठीक है ना, दो चीज चाहिए हमको। तुमने पहले ले लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, जिस क्षेत्र में सही बिंदुओं पर तीव्रताएं समान रहेंगी, है ना, उसमें बल रेखाएं समांतर रहेंगी, उसे बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसमें हमने एक द्विध्रुव ए भी लिया है, उसको हमने यहाँ पर थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है। ऐसा रखा हुआ है इसको, डिस्टेंस 12 जानते ही उसके, ये स्थिति बन रही है हमारी। तो इस अवस्था में हमने जो पहला वीडियो हमने किया था इससे पहले, उसमें बताया था तुमको कि जब किसी द्विध्रुव को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक आघूर्ण बल कार्य करता है। तो यहाँ भी हमको उसका आघूर्ण बल मिलेगा, जिसको हम टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा के रूप में दर्शाएंगे। तो यहाँ के बाद ये स्थिति बनेगी, तो इसलिए हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब देखिए, अब मानते हैं ये हमारे यहाँ पर बल है, जिस बल से हम इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अब माना कोई क्षण, किसी समय, किसी टाइम हम यहाँ पर इसको थीटा न करके डी थीटा विस्थापित कर रहे हैं। मतलब थीटा विस्थापन के दौरान ही हमने इसको माना एक लघु विस्थापन किया है इसमें डी थीटा, जो कोणीय विस्थापन है, जो हम यहाँ पर दिखा रहे, माना इसके बीच में नहीं होगा वो, है ना। उस डी थीटा कोण को घुमाने के लिए हमें विस्थापन करना है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये तो रेखीय की अवस्था बन रही है हमारी, लेकिन यहाँ जो हमारा कंडीशन है, इसमें हम कार्य जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसी वस्तु को घुमाने के लिए। तो घुमाने में हम कोणीय विस्थापन करते हैं, और जो बल रहता है हमारा, वो बल रेखीय बल नहीं रहता, वो बल रहता है कोणीय बल, जिसे आघूर्ण बल भी कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ बल रहेगा टाउ और विस्थापन रहेगा डी थीटा, जो एक लघु विस्थापन के रूप में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस कार्य के सूत्र से घूर्णीय अवस्था के लिए हम यदि हम विस्थापन करेंगे सूक्ष्म, तो हमारा कार्य भी होगा सूक्ष्म। इस अवस्था के लिए जो हमें लघु कार्य मिलेगा, सूक्ष्म कार्य मिलेगा, उसे हम डी ओमेगा डी डब्ल्यू से शो करेंगे। इसका मान हम बल के स्थान पर टाउ, डी के स्थान पर डी थीटा को हम शो करने के पश्चात डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम
द्विध्रुव को किसी क्षण डी थीटा कोणीय विस्थापन करने के लिए कार्य करेंगे और उस कार्य से ये डी थीटा कोण से विस्थापित हो जाएगा। तो ये पहली अवस्था हमारी बन रही है। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें। इस समीकरण नंबर 2 में जो मिला है हमको, इस 2 में हम समीकरण नंबर 1 का मान रखकर इस टाउ की स्थिति को इस तरह से जो स्थिति बन रही है हमारी उसमें लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमको द्विध्रुव की अवस्था लानी है, तो हमें P आना आवश्यक है यहाँ पर। तो हम इस P की अवस्था लाने के लिए समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो मिलता है हमको यहाँ पर dw इक्वल टू PE साइन थीटा और d थीटा, ठीक है ना। अब इस कोष्टक को हम खोल देंगे, सारे गुणा में है, तो ये आ गया हमारा dw इक्वल टू PE साइन थीटा d थीटा। यहाँ P क्या है भाई? P यहाँ पर इस द्विध्रुव का आघूर्ण है, हम जानते हैं ना, जहां P बराबर द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र, थीटा कोणीय विस्थापन और d थीटा लघु विस्थापन, ठीक है ना। तो इन सब की अवस्थाएं हमको यहाँ पर dw के रूप में प्राप्त हुई। मतलब यदि हमें सूक्ष्म विस्थापन करना है तो हमने जो सूक्ष्म कार्य किया है उस कार्य के मान को हम समीकरण नंबर 3 से प्राप्त कर देंगे। तो ये तो लघु विस्थापन की अवस्था है। अब देखिए हमें लघु विस्थापन निकालते क्यों? ये हमारा कारण ये है कि जिससे हम इसके थ्रू एक बड़े मान को निकाल सकें। अब बड़ा मान सीधे सीधे नहीं निकालते हैं ना, जैसे ये स्थिति बनती है हमारी, कभी यदि हम तुरंत बड़ा सा काम करें तो उस बड़े काम में हम कुछ यदि फॉल्ट हो जाए, डाउट हो जाए, डिफिकल्टीज आ जाए, तो उस डिफिकल्टीज को हम नगण्य नहीं मान सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसके बारे में। लेकिन यदि कोई लघु मान हमारा हो, बहुत सूक्ष्म मान हो, उस स्थिति में ज्यादा दावे नहीं होते, ज्यादा हल्ला नहीं होता, उस स्थिति को सब मान लेते हैं, लघु कमियां जो होती हैं उसमें सारी छूट जाती हैं। तो इसके हम लघु विस्थापन, लघु लघु अवस्थाएं लेते हैं, जिससे हम लघु अवस्था के थ्रू बड़े मान, जैसे बोलते हैं ना कि लघु काम जैसे हुआ है वैसे बड़ा काम भी हो जाएगा हमारा, है ना। उसके बेस में हम बड़ा काम निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े को निकालकर पहले हम लघु कार्य को निकालने के लिए यदि करें तो बड़े काम में ही डाउट होने शुरू हो जाएंगे, उस डाउट को हमें करना पड़ेगा एक्सप्लेन, समस्या आ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, पहले उल्टा चलते हैं, लघु कार्य निकालते हैं तो उससे हम बड़े कार्य को निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जो भी काम हमें बड़े रूप में निकालना होता है उसके लिए इसी कारण हम पहले उसकी लघु अवस्था निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमने यहां पर किया, हमारा एम केवल ये नहीं है, हमारा एम है कि इसको दो स्थितियों में विस्थापित करना, दो अवस्थाओं में विस्थापित करना, है ना। हमें लघु विस्थापन नहीं करना है, हमें इस पूरे एक समान वैद्युत क्षेत्र में अपने इस द्विध्रुव को विभिन्न कोणों में विस्थापित करना है, इसको मोड़ना है, घुमाना है, चलाना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए हमें यहाँ चलाने के लिए जो हमारी यहाँ देखो पूर्ववत अवस्था थी, जो हमारा चित्र पहले था, जो टॉप में बना हुआ चित्र हमारा ये, इस चित्र में हमको द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि माना हम पे दो कोण और एक्स्ट्रा हैं, एक कोण थीटा 1 है, एक कोण थीटा 2 है, जिस कोण में हम इस द्विध्रुव को मूवमेंट दे रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं या उसको चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो जैसे यहां हमारी स्थिति थी, जो हमने बनाया था वही स्थिति हमारी यहां बन रही है, लेकिन यहां हमारे दो कोण जो हैं, वो पहला कोण माना हमने इसको विस्थापित किया, जैसे इसको चलाते रहे थे हम, तो जब से इसको हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस स्थिति में इसका कोण माना थीटा 1 है, और उस थीटा 1 से हमने इसको विस्थापित किया है थीटा 2 के लिए। 1 यहां पर था, 2 यहां पर था, तो इन दो कोणों के लिए जो हमने विस्थापन किया है उसके लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो माना हमारे ये दो कोण, पहले हमने जब स्टार्ट किया है तो थीटा 1 था, जब हम लास्ट में पहुंचे तो थीटा 2 बन गया हमारा। इन दोनों कोणों के लिए जो हम कुल कार्य करेंगे, उस कार्य के लिए हमारा एक नियम होता है, उस नियम के आधार पर हम इस लघु कार्य का, जो हमें लघु कार्य मिला था dw इक्वल टू PE साइन थीटा d थीटा जो मिला था हमको,
इस लघु कार्य का हम करते हैं समाकल। समाकल इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये मैथ्स में कोर्स में आपके है, ये आप वहां पढ़ेंगे, है ना, वहां पढ़ते हैं। तो समाकल जो एक व्यवस्था हमारी ऐसी होती है जिस व्यवस्था से हम छोटी अवस्थाओं का बड़ा मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस लघु मान का करेंगे इंटीग्रल, समाकल, किस रेंज के लिए? θ1 से θ2 रेंज के लिए। तो θ1 से θ2 तक पहुंचने के लिए जो हम कार्य करेंगे उस कार्य को हम dw के इंटीग्रल से प्राप्त कर लेंगे और उसे बोलेंगे हम बड़ा कार्य w, जो मेन कार्य हमारा बन रहा है ना। ये देखिए, हम इस w जो हमारा कार्य आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, जो हमारा w है, अब देखिए जो हमारा कार्य है w, इस कार्य के लिए हमने इस dw का करा इंटीग्रल, लघु कार्य का किया हमने इंटीग्रल। रेंज कौन सी है हमारी? θ1 से θ2, ये हमारी रेंज में। ये जो एक लाइन होती है ना, ये दिखाती है एक प्रकार से, ऐसा कह सकते हैं आप कि हम θ1 से θ2 तक चल रहे हैं, ये रास्ता बन रहा है हमारा, तो यहां चल रहे हैं, जैसे बोलते हैं θ1 से θ2 तक हम करेंगे इस रेंज के लिए इसका इंटीग्रल। तो जो ये रूप मिलेगा नंबर 4, इस नंबर 4 से ही हम सारी अवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं उस कार्य की जिस कार्य को हम θ1 से θ2 तक विस्थापित करने के लिए करेंगे, ठीक है ना। अब ये 4 जो बन रहा है हमारा, इसी का हमने करना है इंटीग्रल। अब हमें मान रख के करना है इंटीग्रल और लास्ट में इसका परिणाम निकालने का प्रयास करना है। तो पार्ट फर्स्ट हमारा इतना ही है, ये मैं रोकता हूं पार्ट फर्स्ट को। पार्ट 2 में मैं इस नंबर 4 में मान रखकर उसे हल करने का प्रयास करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो मान मिलेंगे हमको, उस मान से हम और अवस्थाएं भी निकाल सकते हैं। तो पहले पार्ट में इतना ही, अब मिलते हैं दूसरे पार्ट में।